नाजरीन, रूस यूक्रेन जंग को पौने 4 साल हो चुके हैं और दुनिया के तमाम ममालिक की कोशिशें और डिप्लोमेटिक गुफ्तगू के बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद सवाल पैदा होता है कि आखिर रूस कौन से मकासद के हुसूल के लिए यूक्रेन जंग रोकने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन से क्या निकालना चाहता है, रूस की असल मकासद क्या हैं। इस जंग में भी अब तक दोनों ममालिक के कितने फौजी मारे जा चुके हैं और अब तक दोनों ममालिक कितने अरब डॉलर्स का असलहा इस्तेमाल कर चुके हैं। आज के व्लॉग में इस पर तफसीली बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो पूरी दुनिया हैरान थी कि इस जदीद दौर में कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर इतनी बड़ी ताकत से कैसे हमला कर सकता है। और आज इस हमले को 3 साल 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि रूस अपनी ताकत के जरिए इस जंग को मुसलसल फैला रहा है। और अब तक रूस यूक्रेन के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर चुका है, बल्कि रूस यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच चुका था, जिसको यूक्रेनी फोर्सेस ने पसपा करके वापस भेजा। पौने 4 साल की तवील जंग के बाद भी रूस अगर जंग नहीं रोक रहा तो फिर वो कौन से मकासद हैं जिनको रूस अभी तक हासिल नहीं कर सका। इसमें रूस का सबसे बड़ा और वाज़ेह मकसद ये था कि यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोका जाए। मॉस्को की नज़र में नेटो की मशरिक की तरफ तोसी रूस के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए रूस चाहता है कि इसके सरहदी इलाकों में कोई नेटो फौजी इत्तेहाद या अमरीकी असर व रसूख ना हो। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि नेटो का यूक्रेन तक पहुंच जाना रूस की रेड लाइन है। रूस का यूक्रेन जंग ना रोकने का दूसरा अहम मकसद यूक्रेन पर सियासी असर व रसूख बहाल करना है, क्योंकि सोवियत यूनियन के ज़माने में यूक्रेन रूस के करीब इत्तेहादियों में से था। नाज़रीन, 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए, जो रूस को काबिल कबूल ना थे, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन दोबारा रूस के ज़ेरे असर में आ जाए। जबकि रूस का तीसरा अहम मकसद डोंबास और मशरकी यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करना है। मशरकी यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेसिक और लोहानसिक में रूसी बोलने वाली बड़ी आबादी है और रूस इन इलाकों की आज़ादी को तकसीम करके वहाँ की अलहदगी पसंद हुकूमतों के हिमायत करता है, जिसका मकसद ये था कि कम अज़ कम ये इलाका तो रूस नवाज जोन बन जाए या मुकम्मल तौर पर रूस में शामिल कर लिए जाए। रूस का चौथा अहम मकसद यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के साथ ज़मीनी राबता कायम करना है, क्योंकि रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करके उसे जम कर लिया था, लेकिन यूक्रेन ने इस कब्जे को तस्लीम नहीं किया। जबकि रूस चाहता है कि क्रीमिया और रूस के दरमियान ज़मीनी राहदारी बन जाए ताकि वो बहीरा ओसूद तक अपनी मुस्तकिल रसाई रख सके। इस मकसद के लिए रूस ने मारियोपोल और बहीरा आज़ोव के साहली इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन यूक्रेन इस इलाकों में रूसी मुदाखलत पर मुज़ाहमत करता रहा है। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग का 5वां सबसे बड़ा और अहम मकसद यूरोप को कमज़ोर और तकसीम करना है। रूस इस जंग के ज़रिए ये दिखाना चाहता था कि वो अकेला अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हिकमत अमली का एक पहलू मगरबी इत्तेहाद को सियासी और मुआशी तौर पर तकसीम करना भी है, क्योंकि रूस समझता है कि अगर वो मगरिब के दबाव के बावजूद अपने मकासद हासिल कर लेता है तो आलमी ताकतों का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक़ की तरफ झुक सकता है। इसलिए रूस इस जंग को मज़ीद तूल दे रहा है ताकि वो यूरोप और अमेरिका को कमज़ोर कर सके। और हैरानकुन तौर पर रूस इसमें किसी हद तक कामयाब हुआ भी है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बने हैं, उन्होंने ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप पर ना सिर्फ टैक्स लगाए हैं, बल्कि जंग के मामले में भी यूरोपीय रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया है और यूक्रेन की मज़ीद माली और अस्करी मदद करने से भी इनकार किया है। रूस यूक्रेन जंग का छठा मकसद रूस की ताकत और आलमी मईशत का मुजाहरा करना है, क्योंकि सोवियत यूनियन की शिकस्त और नेटो के क़याम के बाद रूस आलमी मंजरनामे से गायब हो गया था। लेकिन इस जंग के ज़रिए पुतिन ने रूस को एक आलमी फ़ौजी ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश की और वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रूस अब भी एक सुपर पावर है जो अपनी सरहदों और असर व रसूख का दिफा कर सकता है। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग का 7वां अहम मकसद यूक्रेन में डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन करना है। रूसी सदर पुतिन ने जंग के आगाज़ पर ऐलान किया था कि उसका मकसद यूक्रेन का नाजी असरात से पाक करना और इसकी फ़ौजी ताकत कमज़ोर करना है ताकि ख़ित्ते में अमन हो। रूसी सदर पुतिन का यह बयान ज़्यादातर सियासी जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि जंग को दिफाई या इखलाकी रंग दिया जा सके। 3 साल और 8 माह की जंग के बाद
کیا روس یہ ساری کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، یہ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن اس جنگ میں روس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا؟ یہ جنگ پیوٹن کی سوچ سے زیادہ طویل ہو گئی اور روس کو یوکرین سے سخت مزاحمت ملی۔ وہ مغرب جس کو کمزور کرنا روس کا اولین مقصد تھا، اس نے یوکرین کو بڑے پیمانے پر اسلحہ اور امداد فراہم کی۔ امریکہ اور یورپ کی طرف روس کو بھاری معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے نتیجے میں روس کو عالمی سطح پر تنہائی اور معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ناظرین، اس خونریز جنگ میں روس کے معاشی نقصان کی بات کی جائے تو روس کے یورپ کو تیل اور گیس کی سپلائی معطل ہونے کی صورت میں گزشتہ 4 سالوں میں تقریباً $100 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ جبکہ روس کی جانی نقصان کی بات کریں تو یوکرین کے مطابق صرف سال 2024 میں روس کو 4,34,000 فوجی جوانوں کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا، جو پچھلے 2 سالوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے، اور یوکرینی فورسز روس کے 10 لاکھ فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرتی ہیں۔ روس کے مطابق اس جنگ میں اس کے 1,20,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ روس کی مدد کے لیے آنے والے شمالی کوریا کے 10,000 فوجیوں میں سے 600 فوجی اس جنگ میں مارے گئے۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس نے ان کے 46,000 فوجیوں کو ہلاک اور 3,80,000 فوجیوں کو جنگ میں زخمی کیا ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے 2024 میں دعویٰ کیا تھا کہ اب تک جنگ میں 1,11,000 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک روس نے یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ ناظرین، اگر اس جنگ میں روس کے ہتھیاروں اور آلات کے نقصان کی بات کریں تو یوکرین روس کے 4,000 سے زائد ٹینکوں، 10,700 توپوں، 900 انفراسٹرکچر میزائلوں، 345 ایئر کرافٹ، 97 بمبار طیارے اور ہزاروں ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ویورز، اس جنگ میں دونوں ممالک کا کل نقصان کتنا ہوا ہے، اس کے اعداد و شمار بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روس اس جنگ میں ابھی تک $344 ارب اور یوکرین $173 ارب کا اسلحہ استعمال کر چکا ہے۔ اگر اس جنگ میں روسی کرنسی کے استعمال کی بات کی جائے تو رائٹرز کے مطابق روس نے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 8 ٹریلین روبلز استعمال کیے، جو کہ اگر دونوں میں تقسیم کریں تو روس اس جنگ میں ہر روز 47 ارب روبلز استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر جنگ کے دوران دونوں ممالک کے قبضے کیے گئے علاقوں کی بات کریں تو اب تک روس نے یوکرین کے کل رقبے میں 20% قبضہ کر چکا ہے، جس میں سے ابھی تک یوکرین صرف 7% علاقے کو ہی واپس لے سکا ہے۔ یوکرین نے روس کے 800 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا تھا، جس میں سے روس نے 500 مربع کلومیٹر کا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ ویورز، روس کے خواب ابھی ادھورے ہیں اور یوکرین کی مزاحمت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا، طاقت یا حوصلہ؟ یوکرین کے ملبے تلے صرف عمارتیں نہیں گریں، بلکہ دنیا کے امن کی بنیادیں بھی لرز چکی ہیں۔ اگر طاقت سب کچھ ہوتی تو امن کبھی مٹتا نہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔